जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube पर पहली बार एनसीईआरटी पैटर्न पर पूरा संविधान आज समाप्त करने वाले हैं। एक ही वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो होगा, मास्टर एकदम क्लास रहेगा। सबसे तगड़ी बात पता है इसमें क्या है? क्वेश्चन के माध्यम से हम कंप्लीट कराएंगे। और कितने? आप कहोगे सर 400, 500, 800 तो होंगे नहीं। सबसे तगड़ा चुनौती तो यही है, सबसे तगड़ी बात तो यही है कि कितने क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन में पूरा पॉलिटी समाप्त। आप कहोगे क्यों मजे ले रहे हो सर? मजे नहीं, हम एक एक प्रश्न से लगभग 30 से 35 प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न से 30 से 35 प्रश्न हम रखेंगे और यही आप देखोगे तो 700-800 प्रश्न के आसपास हो जाएंगे। एक प्रश्न को लेंगे और उसके आसपास से जितने भी आने वाले प्रश्न हैं वो सारे कंप्लीट देखेंगे। और आज तक पहली बार ऐसा होगा। कोई व्यक्ति पीडीएफ से पढ़ा देता है, कोई क्वेश्चन 600-700 कराएगा, लेकिन मैं 24 प्रश्नों में पूरा पॉलिटी समाप्त करूंगा। आप देखोगे ना तो आप देखते रह जाओगे। और साथ में सबसे तगड़ा ये बात है, ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो सर्च करना है GSY विष्णु सर। कहां करोगे? ये टेलीग्राम पर करना है सर्च, आपको याद रखना है। और टेलीग्राम पर सर्च करने के बाद आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ये पीडीएफ तो हो ही जाएगी, जितना भी नोट्स मैंने आज तक डाला हुआ है सब कुछ यहीं पर है। आप देखोगे तो आप कहोगे बिल्कुल सर मजा आ गया। तो ये एक बार ये देख लोगे, दोबारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखोगे तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पहला है, या पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या है? ये प्रश्न तो कई बार छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, ये क्या है? अब यही प्रश्न से हम आपको बताएंगे 35 से 40 प्रश्न कैसे बनते हैं, देखना। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अध्यादेश जारी करने का मतलब होता है, राष्ट्रपति भी तो अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति भी तो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी का मतलब है कोई नया कानून बनाना है, इमरजेंसी कानून बनाना है, कोई पुराने कानून में कोई बदलाव करना है, इसे अध्यादेश कहते हैं। ये पहली बार कब दिया गया था? तो आपका सही आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 में। कब? 1861 में दिया गया था। और 1861 से हमारे एग्जाम में और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो बात करेंगे। लेकिन आप इधर देख पा रहे हो ये क्या है? अधिनियम, चार्टर एक्ट, ये क्या है? इसका मतलब है जब संवैधानिक विकास आप पढ़ते हो तो संवैधानिक विकास में आपने कई चीजें पढ़ी होंगी कि इसको दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। संवैधानिक विकास को किसे? संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं। संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला भाग है 1773 से 1857 तक। ये कंपनी के अधीन शासन था, ये कंपनी के अधीन शासन था। और 1858 से 1947 तक ये क्राउन कह सकते हैं या राजा कह सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन कर रहा था और यहां तक कंपनी ने शासन किया था। तो इसके अंतर्गत कई सारे चार्टर एक्ट आए थे, कई सारे नियम कानून बने थे और इन अधिनियम में भी बहुत सारे नियम कानून बने थे। यहीं से प्रश्न आया है, तो ये आंसर सही होगा। अब हम ये देखते हैं कि यहां से हमारे एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। कहां से? 61 से। तो याद रखेंगे 1860, एक वर्ष पहले की बात करते हैं। 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया था। क्या किया गया था? बजट पेश किया गया था। किसने किया था? तो आपका आंसर होगा जेम्स विल्सन ने किया था। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। ये प्रश्न कई बार आता है। और इस समय जो अधिनियम आया था, इस समय वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिन था। कौन था? कैनिन था। तो एक प्रश्न आता है कि आयकर का जनक किसे कहते हैं? ये प्रश्न आता है, तो आपका आंसर होगा कैनिन को कहते हैं। कैनिन, और कैनिन से कैनिक लिखा गया। कैनिन या कैनिक भी हो सकता है। और इससे दो प्रश्न आते हैं। पहला, प्रथम वायसराय कौन है भारत का? भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो आपका आंसर होगा अंतिम गवर्नर जनरल कैनिन था और प्रथम वायसराय था। और क्या पूछा जाता है?
1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट खोले गए थे पहली बार। एक कोलकाता में खोला गया था। कहां खोला गया? कोलकाता में। एक बॉम्बे में खोला गया था और एक मद्रास में खोला गया था। ये 3 हाई कोर्ट खोले गए थे पहली बार 1862 ईस्वी में। और इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था? 1861 ईस्वी में पहली बार आईपीसी जो धारा होती है, भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड की शुरुआत की गई थी। आपको याद रखने, इतने फैक्ट हमको 1861 से याद रखने। उसके बाद 1833 से हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं उन पर बात करते हैं। ये ऊपर लिख लेते हैं इसके बारे में, 1833 के बारे में। यहाँ पर पहला प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। गवर्नर जनरल। अब आप कहोगे भारत का बनाया गया, इसका मतलब पहले क्या था? पहले बंगाल का बनाया जाता था। बंगाल का इससे पहले बनाया जाता था, लेकिन इसमें यह कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह पर अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। वो कौन बनाया गया था? तो विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। आपको याद रखना है, ये बेंटिक वही हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा का अंत किया था। आपको याद रखना है। और दूसरा फैक्ट यहां से क्या पूछा जाता है? दूसरा आता है कि इन्होंने एक विधि आयोग बनाया था। क्या बनाया था? विधि आयोग का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसके अध्यक्ष बनाया गया था मैकाले को। किसे? मैकाले को बनाया गया था। यह भी एक अंग्रेज अधिकारी था। और मैकाले ने ही भारत में अंग्रेजी भाषा का आरंभ किया था। अंग्रेजी भाषा कौन लेके आया था? तो मैकाले लेके आया था। और इसको 1835 में अधिकारित भाषा के रूप में मान्यता दी थी मैकाले ने। आपको याद रखना है। 1813 में क्या क्या हुआ है? 1813 लिखा है ना। 1813 में देख लेते। पहली बार क्या हुआ था? शिक्षा पर रुपए खर्च किया गया था। शिक्षा पर रुपए व्यय किया गया था। व्यय कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए व्यय करने की बात की गई थी पहली बार। इससे पहले कोई शिक्षा विक्षा नहीं थी, याद रखेंगे। पहली बार ये सब किया गया था। नेक्स्ट जब शिक्षा स्टार्ट हो गई तभी इन्होंने क्या किया? भाषा, अधिकारित भाषा 1835 में ये कर दिया था, याद रखेंगे। दूसरा इन्होंने इस समय क्या किया था? ईसाई थे, ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने की अथॉरिटी भी इन्होंने दे दी। प्रचार करने की भी अथॉरिटी दे दी। कब? 13 में। और 13 में क्या हुआ था? कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके सभी अधिकार समाप्त कर दिए। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार शुरू था। सारे अधिकार समाप्त कर दिए। चाय और चीन, या हम अफीम भी कह सकते हैं। अफीम, चाय, चीन के साथ व्यापार था। किसमें? 13 में। लेकिन 33 में कंपनी के सारे अधिकार खत्म कर दिए। कंपनी के सारे अधिकार समाप्त कर दिए। आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1858 को देख लेते हैं। 1858 में 2 प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पहला वायसराय बनाया गया था। किसे? कैनिंग को। अब आप कहोगे वायसराय बनाया गया था, इससे पहले क्या था? इससे पहले भारत का गवर्नर जनरल बनता था। उसको बदलकर अब वायसराय कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी और उसके बाद कौन करने लगा? क्राउन या राजा शासन करने लगा और राजा ने वही पद बदलकर वायसराय कर दिया, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आता है, एक नया पद बनाया गया था। इसको हम सचिव कहते हैं। सचिव का पद बनाया गया था। कब? 1858 में, याद रखेंगे। उसके बाद 1861 हमने देख चुके हैं। उसके बाद 1919 का सीधा देख लेते हैं। 1909 देखेंगे पहले। 1909 में है मिंटो सुधार अधिनियम आया था। अब आप कहोगे मार्ले कौन था? आप क्या कहोगे? मार्ले कौन था? तो मार्ले ये सचिव है। और मिंटो कौन है? मिंटो वायसराय है। अब ये दोनों को मिलाकर कह दिया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दोनों ने दबा के काम किया, मार्ले ने भी और मिंटो ने भी, तभी इसको कहा गया। उसके बाद 1919 की बात करेंगे। इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, याद रखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं।
किसको? 1919 को। अब ये मॉन्टेग्यू कौन था? मॉन्टेग्यू सचिव था और चैम्सफोर्ड वायसराय था, इसलिए इसको कहा गया। और इसी में पहली बार, पहली नहीं दूसरी बार कहेंगे हम, इसमें दूसरी बार लिख देते हैं, दूसरी बार द्वैध शासन लगाया गया था, द्वैध शासन लगाया गया था। अब आपको सर पहली बार कब लगाया गया था? तो पहली बार रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था पहली बार। कहां पर? बंगाल में लगाया था 1765 से और 1772 के बीच में बंगाल पर लगाया गया था। क्या? द्वैध शासन। क्या लगाया था इसने? इसने द्वैध शासन लगाया था, याद रखेंगे। द्वैध शासन का अगर पूछा जाएगा जनक कौन है, तो जनक का नाम है लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस जनक है। और लागू किसने किया था पहली बार? तो क्लाइव है। कौन है? क्लाइव है, आपको याद रखना है। और द्वैध शासन के बारे में कौन बताता है? तो एक किताब है लियोनस कार्टियस की, डायरकीर की किताब है। इसमें सबसे ज्यादा द्वैध शासन के ही बारे में बताया गया है, आपको याद रखना है। 1919 हो गया। उसके बाद 1935 में क्या हुआ है? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है। आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में। अखिल भारतीय संघ के बारे में बताया गया है, अखिल भारतीय संघ के बारे में बताया गया है 35 में, याद रखेंगे। और इसी में बर्मा को अलग करने की बात की गई, बर्मा को अलग किया गया। बर्मा क्या? वही म्यांमार, वही क्या है? म्यांमार को अलग किया गया था। लेकिन अलग कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की बात की गई थी, स्थानांतरित करने की बात की गई थी, यानी कोलकाता से दिल्ली ले जाने की बात की गई थी। यहां पर याद रखें, कोलकाता से दिल्ली, ठीक है, इसी के अंतर्गत। और इसी में 35 में ही याद रखेंगे शक्तियों का विभाजन भी देखने को मिलता है। शक्तियों का विभाजन यानी संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची का नाम सुना होगा, विभाजन, ठीक है, विभाजन। और इसी 35 में अगर हम बात करेंगे, इसी 35 के अंतर्गत, तो जो द्वैध शासन था उससे केंद्र में लागू रखा था। क्या? केंद्र में लागू रखा था, बाकी राज्यों में या प्रांतों में इसको खत्म कर दिया था। 35 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, वो भी रद्द हो गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा? क्रिप्स मिशन आया था। और ये अगस्त प्रस्ताव था, ठीक है, लेकिन ये विद्रोह में चला गया था। क्रिप्स मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था, ये याद रखेंगे। और ये वापस चला गया था क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग एक अपना अलग से राष्ट्र और अलग संविधान चाह रही थी, इसलिए। उसके बाद 1946 का कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन 3 स्तरीय था, यानी 3 लोग आए थे इसमें। कौन कौन सा था? तो याद रखेंगे, पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। और दूसरा था एवी अलेक्जेंडर। और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, आपको याद रखना है, क्रिप्स थे, आपको याद रखना। ये 3 थे। और ये लेकर कौन आया था? क्लीमेंट एटली के द्वारा। क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। किससे? लेबर पार्टी से संबंधित थे। इन्हीं की अध्यक्षता में ये सब लाया गया था। और कैबिनेट मिशन ने अथॉरिटी दे दी थी, क्या? कि आप संविधान बना सकते हो। क्या कर सकते हो? संविधान बना सकते हो, आपको याद रखना है। किसने कहा था? कैबिनेट मिशन ने कहा था। यहीं पर कुछ चीजें और जान लेते हैं, लास्ट फैक्ट देख लेते हैं। यहां पर पहले अलग कर लेते हैं इतना बॉक्स को, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे, यानी यही से रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों ने भारत के ऊपर। इससे पहले ऐसे ही चल रहा था, लूटपाट और कुछ नहीं चल रहा था, रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। और एक नया व्यक्ति आया था इस समय, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स आया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है,
याद रखेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स है। अगर याद करें कि अगर ये पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है। गवर्नर क्लाइव है और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स है। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट खोला था, जो कंप्लीट हुआ था 1774 में। और इसी सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश बनाया था, इसका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे, याद रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट किसने खोला, कहां खोला, कब खोला, ये सारी बातें मैंने बता दी। और याद रखेंगे ये द्वैध शासन 72 तक चला था और इसी ने बाद में बंद कर दिया। यही द्वैध शासन इसने समाप्त कर दिया और दोबारा से 1919 में लगाया गया था और इसमें फिर से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद करेंगे। अब बताओ एक प्रश्न से हमने कितने अधिक प्रश्न देखे थे, और इसी प्रकार से हम पूरा संविधान समाप्त कर जाएंगे। वीडियो मस्त लगेगा तभी लाइक करना है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि बताओ भारतीय संविधान को किसने बनाया था? गवर्नर जनरल ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने? नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान सभा ने बनाया था। किसने? संविधान सभा ने बनाया था। और संविधान सभा से कई प्रश्न आते हैं। पहली बैठक कब हुई है संविधान सभा की? पहली बैठक कब हुई है संविधान सभा की? तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और यह बैठक फ्रांस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? फ्रांस मॉडल पर आधारित थी। फ्रांस मॉडल का मतलब है वही अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष, आपको याद रखना है। और ये पहली जो बैठक है ना दोस्तों, इसी बैठक में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद रियासत ने क्या भाग नहीं लिया था, आपको याद रखना है। और पहली बैठक का विरोध मुस्लिम लीग ने बहुत किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने बहुत किया था, आपको याद रखना है। और पहली बैठक हुई कहां थी? तो आपका आंसर है दिल्ली में हुई थी। पहली बैठक कहां हुई थी? तो आपका आंसर होगा दिल्ली में हुई थी। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन दिल्ली में हुई थी, आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरी बैठक अगर पूछा जाएगा कि बताओ दूसरी बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, तो यह भी प्रश्न आता है। तो इसका सही आंसर होगा 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था इसमें? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, आपको याद रखना है। और यहीं पर यह पूछा जाए क्या कि बताओ तीसरी बैठक कब हुई है? क्या तीसरी बैठक कब हुई है? यह भी प्रश्न आया हुआ है। तो आपका आंसर होगा ठीक 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई है। और इसी बैठक में, तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और पेश किसने किया था? तो आपका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। एक प्रश्न आएगा, इसको स्वीकृति कब मिली थी? किसको? याद रखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव को। तो आपका आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। 1947 को इसकी स्वीकृति मिली थी। और आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रेम्बल बना था, याद रखेंगे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना या प्रेम्बल बना था। आगे चलकर ये कई बार पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाए बताओ टोटल कितनी बैठकें हुई हैं? टोटल कितनी बैठकें हुई हैं? तो यहां पर आंसर 2 निकल के आते हैं। बैठकें हुई हैं, बैठकें, तो आपका आंसर होगा 11 या 12। इन दोनों में से ऑप्शन एक ही आएगा, या तो 11 आएगा या 12 आएगा। आप कहोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन हस्ताक्षर किए गए और इसी दिन से सारा तामझाम स्टार्ट कर दिया था। इसी दिन से प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिए गए। तो ये अंतिम बैठक कभी कभी काउंट नहीं करते हैं। अगर इसको भी लगा लिया जाए तो टोटल 12 बैठकें हुई हैं। इसको भी लगा लिया जाए तो 12 बैठकें हुई हैं, याद रखेंगे। और ये अंतिम बैठक थी, ये अंतिम बैठक थी, आपको याद रखना है, अंतिम बैठक थी। और इसी दिन
याद रखेंगे इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ये प्रश्न कई बार आता है। प्रश्न आता है 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे को अपनाया गया था। किसे? भारतीय झंडे को अपनाया गया था। और भारतीय झंडे की डिजाइन किसने बनाई है? तो आपका आंसर होगा पिंगल बैकैया ने। किसने? पिंगल बैकैया ने इसकी डिजाइन बनाई है, आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या पूछा जाता है यहां से? संविधान बनने में कितना समय लगा था? संविधान बनने में समय कितना लगा था? तो आपका आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। टोटल 64 लाख रुपए लगभग खर्च किए गए थे इस पर। और इसके जनक कौन है संविधान के? तो भीमराव अंबेडकर हैं। कौन? VR अंबेडकर जी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके जनक हैं। अगर ये पूछा जाए कि बताओ इसकी कैलीग्राफी का मतलब हाथ से किसने लिखा था संविधान? तो याद रखना प्रेम नारायण बिहारी ने हाथ से लिखा था इसको, संविधान को। और याद रखेंगे ये संविधान का, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी चीजें यहां पर देख लेंगे, ये सारी चीजें नोट कर लेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। और कैलीग्राफी या हाथ से किसने लिखा था? इन्होंने लिखा था। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ये इंग्लिश में बना हुआ था संविधान, आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे बसंत कृष्ण ने इसको हिंदी में अनुवाद किया था, याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने। और याद रखेंगे कि जो संविधान बनाया गया था इसकी सजावट किसने की? जो पृष्ठ पर लिखा गया था संविधान, उसकी सजावट डिजाइन किसने की? तो याद रखेंगे इसकी डिजाइन, या बोल सकते हैं सजावट किसने की? तो शांति निकेतन से 2 कलाकार बुलाए गए डिजाइनिंग वाले, जिनके नाम है नंदलाल बोस, राम मोहन राय और नंदलाल बोस 2 कलाकार इनकी सजावट के लिए बुलाए गए थे। अगर ये पूछा जाए इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? किसका? संविधान का। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हाथी है। क्या है? हाथी है, आपको याद रखना है। अब यहां से कई चीजें, संविधान जब बनाया जा रहा था तो बहुत सारी समितियां भी बनाई गई थी, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग काम सौंपा गया था। जैसे प्रारूप समिति में कौन कौन अध्यक्ष है, झंडा समिति में कौन है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आओ देख लेते हैं समितियां जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे प्रारूप समिति की बात हम करेंगे तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? VR अंबेडकर जी को बनाया गया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इसको तैयार किसने किया था प्रारूप समिति को? तो याद रखेंगे VN राव। क्या नाम है? VN राव। फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको अभी बताएंगे। उसके बाद दूसरा है झंडा समिति। कौन सा? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आयोग ने किसे माना है? तो आयोग ने JB कृपलानी को नहीं माना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना है। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना है, आपको याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का अध्यक्ष भी है। कौन? संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं, याद रखेंगे। समिति में इधर से मात्रा लगेगी, ठीक है, इधर से समिति के अध्यक्ष हैं। उसके बाद तीसरा आपसे पूछा जाएगा संघ संविधान समिति। आपसे पूछा जाएगा संघ शक्ति समिति। आपसे पूछा जाएगा राज्य समिति। इन तीनों के एक ही अध्यक्ष हैं जिनका नाम है JL नेहरू। क्या नाम है? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष हैं संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति।
आपसे प्रश्न आएगा, बताओ गृह समिति के अध्यक्ष कौन है? किसके? गृह समिति के अध्यक्ष तो पट्टाभी सीतारमैया है। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया है, आपको याद रखना है, पट्टाभी सीतारमैया है। अगर आपसे ये कभी पूछा जाए, बताओ प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, संविधान सभा का सलाहकार कौन था? सलाहकार कौन था संविधान सभा का? और संविधान सभा का प्रतिपादन किसने किया है? संविधान सभा का सलाहकार कौन है और संविधान सभा का प्रतिपादन किसने किया है? तो सलाहकार हैं VN राव। कौन है? VN राव, एन राव। और इनके हैं MN राव। BN राव का मतलब है बेनुगल नरसिम्हा राव, बेनुगल नरसिम्हा राव। और MN राव का मतलब है मानवेंद्र नाथ राव। क्या? मानवेंद्र नाथ राव। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग हैं, 7 लोग हैं। इनमें से एक अध्यक्ष कौन है? अम्बेडकर जी हैं और 6 अन्य लोग हैं, जैसे KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, TT कृष्णामाचारी, माधव। इस प्रकार से 7 हैं, आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अगर यहां ये प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने किसको माना है, तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना में संविधान का दर्शन मिलता है। किसका दर्शन मिलता है? किसका मिलता है? संविधान का दर्शन मिलता है। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? विचार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। हम भारत के लोग एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। और इसकी भाषा कहां से ली गई है? तो आपको आंसर रखना है ऑस्ट्रेलिया से। क्या आंसर है? ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है प्रस्तावना की। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है, 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई हैं, स्वतंत्रता। और 2 प्रकार का अवसर की समानता है, 2 प्रकार के अवसर बताए हैं इन्होंने। प्रस्तावना में आज तक एक बार, फर्स्ट बार संविधान संशोधन हुआ है। आज तक केवल एक ही बार हुआ है, इससे पहले ना बाद में कभी नहीं हुआ था। एक बार हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 76 है, ठीक है, 76 है। में इसको जोड़ा गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। एक है अखंडता। क्या जोड़ा गया? अखंडता। एक है पंथ निरपेक्ष। क्या? पंथ निरपेक्ष। और एक है समाजवादी। क्या है? समाजवादी। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है, आपको याद रखना है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार के अवसर की बात यहां पर की गई है। और याद रखेंगे प्रस्तावना को KM मुंशी ने जन्म पत्री कहा है। क्या कहा? क्या? जन्म पत्री कहा है। जन्म पत्री किसने कहा है प्रस्तावना को? तो KM मुंशी ने कहा है, आपको याद रखना है। तो कुछ इसलिए प्रश्न आपको याद रखने हैं। और भारत का संविधान कठोर भी बहुत है और लचीला भी बहुत है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रस्तावना से इतने ही प्रश्न आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। यानी जब संविधान बना था तो लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था, पढ़ा गया था। और जहां के संविधान से कुछ अच्छा लगा हमने एडॉप्ट कर लिया, हमने ले लिया। ऐसे ही पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा रूस। क्या होगा? रूस होगा इसका सही आंसर। मौलिक कर्तव्यों का मतलब है ये जोड़े गए थे जब संविधान लागू हुआ था, तब ये नहीं थे, लेकिन इनको कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। जब जोड़े गए थे तो 10 थे,
कितने थे? 10 थे। लेकिन अगर हम यही कहें वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 है। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 है। यानी एक जोड़ा गया है, तो एक कौन सा जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था और इसके द्वारा यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में प्रश्न आएगा इसकी किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सिफारिश पर जोड़ा गया था तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की, सिंह लिख देते हैं यहां पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। और एक चीज याद रखेंगे, मूल कर्तव्य वर्तमान में अगर आपको बताएं, वर्तमान में भाग 4A में है। और आर्टिकल की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51A में इसका उल्लेख है, आपको याद रखना है, जो रूस के संविधान से इनको लिया गया है या सोवियत संघ से लिया गया है। इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। आगे बढ़े, अगर ये पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका से के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपका सही आंसर होगा संविधान संशोधन। क्या लिया गया? संविधान संशोधन की अवधारणा ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, जो भाग 20 में इसका उल्लेख है। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे दोस्तों हम यहीं पर, तो अनुच्छेद कई बार पूछा जाता है, आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है। यही बात करें दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार लिए गए हैं। क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार लिए गए हैं। दूसरा न्यायिक, क्या? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है जब कोई भी न्यायालय न्याय सुना देता है तो उस पर दोबारा से भी न्याय सुना सकता है, यानी पुनर्विचार कर सकता है, याद रखेंगे। तीसरा लिया गया है महाभियोग। क्या लिया गया? महाभियोग। जब आर्टिकल 61 आगे हम बताएंगे तो बताएंगे राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाता है, महाभियोग के द्वारा, याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने का प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो यहीं से ली गई है। पांचवा याद रखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या? निर्वाचन मंडल यहां से लिया गया है, नीति नहीं ली गई है। अगर नीति कभी पूछेगा तो आयरलैंड से ली गई है, आपको याद रखना है। और यहां से क्या लिया गया है, याद रखेंगे विधि के समान संरक्षण कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। इतनी चीजें अमेरिका से ली गई हैं, आपको याद रखेंगे। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, इसको हम अभी आपको आगे बताते हैं, ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, आओ देखते हैं। नंबर 1 संसदीय प्रणाली। क्या ली गई है? संसदीय प्रणाली ली गई है। संसदीय प्रणाली का मतलब है द्विसदनात्मक व्यवस्था। क्या? द्विसदनात्मक व्यवस्था ली गई है, आपको याद रखना है। व्यवस्था ली गई है, आपको याद रखना है। द्विसदनात्मक का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा की अवधारणा कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। और क्या लिया गया है ब्रिटेन से, यहां पर ब्रिटेन लिख देते हैं, ठीक है, तो ध्यान आ जाएगा ब्रिटेन। और क्या लिया गया है, तो नागरिकता ली गई है। इकहरी नागरिकता कहां से ली गई है, तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन से ली गई है। और नेक्स्ट लिया गया है महान्यायवादी। महान्यायवादी का जो पद है, महान्यायवादी का जो पद है वो कहां से लिया गया है, तो यहीं से लिया गया है। लेकिन हम आर्टिकल 76 पढ़ेंगे तो महान्यायवादी के बारे में बताएंगे। और चौथे नंबर पर रिट, जो रिट दायर करते हैं आर्टिकल 32 के तहत, ये रिट कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और चीजें देख लेते हैं, जैसे आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, तो आपका आंसर होगा डीपीएसपी लिया गया है। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा लिया गया है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। ये चीजें कहां से ली गई हैं, तो यहीं से ली गई हैं। और याद रखेंगे यहीं से नीति ली गई है, राष्ट्रपति की निर्वाचन नीति कहां से ली गई है, वो भी आयरलैंड से ली गई है। यही पूछा जाएगा कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से,
तो कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है, इसे संघवाद भी कह सकते हैं, व्यवस्था याद रखेंगे। यही अगर हम बात करें फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपको याद रखना है समानता, समानता, बंधुत्वता, समानता, बंधुत्वता और स्वतंत्रता। ये चीजें कहां से, ये तीन शब्द कहां से लिए गए, तो आपको फ्रांस की क्रांति से लिए गए। उसके बाद और अगर आपसे पूछा जाएगा जापान से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया है, तो आपका आंसर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। स्थापित प्रक्रिया अगर कहीं से ली गई है तो उसका आंसर है जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट है हमारा, अगर यही पूछा जाएगा जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, जर्मनी के संविधान से, तो आपको याद रखना है कि आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, क्या निलंबन, जब आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे कर सकते हैं राष्ट्रपति, उसके बारे में बताया गया है। जर्मनी के संविधान से ये लिया गया। अगर ये कभी पूछा जाए कि आपातकाल के बारे में कहां बताया गया है, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, उसी में आपातकाल के बारे में विस्तार से बताया है। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि निलंबन कैसे कर सकते हैं। याद रखेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, दो ऐसे आर्टिकल हैं, ये कभी भी किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होंगे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा देश बचा हुआ है। एक सेकंड लगेगा। ये सारा हो गया, यानी जो विदेशी स्रोत हैं, विदेशी स्रोतों से हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो सारे हमने देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन बच्चों वालों से हम बड़े वाले प्रश्न निकाल देंगे, तो ये आंसर सही होगा 12। पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, पहले 8 थी। कितनी जोड़ी गई है, तो आप कहोगे 4। 4 कौन कौन से जोड़े गए, एक नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, यही तो अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। आओ देख लेते हैं इनको कब कब जोड़ा गया है। नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है, और इसमें क्या कहा गया है, भूमि संबंधी सुधार, भूमि संबंधी सुधार के बारे में बताया गया है। नवी में हमने बोला नमी, तो नमी किस में होती है, भूमि में ही तो होती है नमी, तो भूमि संबंधी सुधार नमी में है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो आपका आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, और इसमें दल बदल कानून है। क्या है, दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। आपको दल बदल कानून का मतलब है, आपने देखा होगा कई सारे सांसद या विधायक अलग अलग पार्टियों से लड़ते हैं। आज इस पंचवर्षीय में किसी और पार्टी से लड़े थे, अगली बार किसी और से टिकट मिल गया, तो दल को बदल लेते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया है, और इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायत के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, और इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है, या स्थानीय निकाय भी हम कह सकते हैं, याद रखेंगे। और यहां से एक प्रश्न और आता है, पंचायती राज व्यवस्था कितने विषयों पर कानून बना सकती है, 29 विषयों पर कानून बना सकती है, और नगर पालिका 18 विषयों पर कानून बना सकती है, याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार आते हैं। आओ देख लेते हैं। नंबर 1, प्रथम अनुसूची में क्या है, क्या प्रथम अनुसूची में क्या है, तो याद रखेंगे प्रथम अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र पहले लिख लेते हैं, राज्य क्षेत्र बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है, तो वेतन, वेतन कौमा भत्ता कौमा पेंशन, कौमा पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरे में क्या है, तीसरी अनुसूची में, तीसरी लिख दिया, शपथ, शपथ। चौथी में क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों में सीटों का आवंटन, राज्यों में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आवंटन याद रखेंगे।
5 में क्या है, SC, ST और OBC के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है हम आपको बताएंगे। 6 में देख लेते हैं, किसमें, 6 में देख लेते हैं। 6 में है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। और मिजोरम राज्यों की जो जनजाति है उनको विशेष प्रावधान है। 7 में है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। और 8वें है भाषा। 8 में क्या है, भाषा। आओ एक एक करके देख लेते हैं। अब अनुसूची 1 अगर कभी पूछा जाएगा तो इसमें है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब केंद्र से है, राज्य का मतलब राज्यों से है। अगर राज्यों में कोई नया राज्य बनेगा या राज्य का नाम परिवर्तन होगा या राज्यों की सीमाओं में बदलाव होगा तो अनुसूची 1 के अंतर्गत किया जाएगा। जो भी पदाधिकारी संविधान के अंतर्गत वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, पेंशन लेते हैं, उनके बारे में यह विवरण बताया गया है। तीसरी में है शपथ। तो 3 में देखो सपाता शपथ के बारे में बताया गया है, यानी जो पदाधिकारियों को शपथ दी जाती है, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे दी जाती है, इनके बारे में बताया गया है। 2 का मतलब है वेतन दो, वेतन दो, भत्ता दो, पेंशन दो। तो 2 याद रखोगे, वेतन दो, वेतन दो, ठीक है। चौथी से राज्यों में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो सीटों में पैर कितने होते हैं, 4। तो 4 में सीटों का आवंटन, ऐसे याद रख सकते हो। 5 लिखते हो तो एस की तरह ही 5 लिखते हो ना। तो SC, ST और OBC के बारे में विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है, चाहे उनकी शिक्षा को लेकर, चाहे उनको आर्थिक स्थिति को लेकर। नंबर 6 में है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजातियां हैं उनको विशेष प्रावधान प्राप्त है 6 में। 7 में है 7 से शक्तियों का बंटवारा। आर्टिकल 246 जब पढ़ोगे तो ये शक्तियों का बंटवारा आपको आएगा। शक्तियों का बंटवारा 3 रूप से इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है एक राज्य सूची होगी, क्या होगी, राज्य सूची होगी, एक संवर्ती सूची होगी, एक संवर्ती सूची होगी और एक संघ सूची होगी, एक संघ सूची होगी। इसमें बताया गया है कि राज्य सूची का मतलब है जो राज्यसभा में या राज्य सूची का मतलब है कि राज्य सूची में जितने भी विषय होंगे उन पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। और संघ सूची का मतलब है कि संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय होंगे उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। और संवर्ती सूची के अंतर्गत जितने विषय होंगे उन पर कानून कौन बनाएगी, तो आपका सही आंसर होगा दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाएंगी। आपको याद रखना है, जब संविधान लागू हुआ था तो राज्य सूची में 66 विषय थे, संवर्ती सूची में याद रखेंगे 47 विषय थे और संघ सूची में 97 विषय थे। जब संविधान लागू हुआ था तब की बात बता रहे हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे, थोड़ा बहुत आपके लिए भी है, ठीक है। वर्तमान में कितने कमेंट करके बता देना। उसके बाद 8वें में भाषा है। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, किस वर्ष, तो याद रखेंगे 1975 में। कब, 1975 में। याद रखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर यह सब हुआ है। लेकिन इससे पहले भी, लेकिन याद रखेंगे इससे पहले भी पहला भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया था 1 अक्टूबर 1953 को, जिसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या आंसर है, आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे कांड हो चुके थे। फजल अली आयोग बना था KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू के साथ में, और उससे पहले दक्षिण भारत में श्री रामालू 56-58 दिन उपवास करने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा था चलो भाषा के आधार पर कर देते हैं। तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश होता है। उसके बाद कई सारे राज्य होते हैं, जैसे 1 मई 1960 ईस्वी में बॉम्बे से 2 राज्य बनते हैं। एक गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया।
कब, ये डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद 1963 ईस्वी में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद चंडीगढ़, क्या चंडीगढ़ कौमा पंजाब और हरियाणा, क्या हरियाणा, हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा में चले गए, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में नया राज्य बना दिया। ये सारे राज्य कब बनते हैं? तो याद रखेंगे 1 नवंबर 1966 ईस्वी को ये तीनों राज्य बनते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है और 2 नए राज्य बनते हैं, याद रखेंगे इतनी ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 5 पे। अगर हम देखेंगे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 नए राज्य कब बने थे? तो आपको याद रखना है ये 1972 ईस्वी में बनाए गए थे, याद रखेंगे। एक प्रश्न और बता देते हैं इसके अनुसार, उस समय 14 राज्य थे जब ये लागू हुआ था और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पर हम देखें, 6 नंबर पर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनको राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 ईस्वी में। और इसके बीच में पड़ता है 1975 ईस्वी में, वो मैंने सिक्किम यहां मैंने बता ही दिया था। ठीक है, और क्या पूछा जाता है, और यहां पर आपको बता देते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में 1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बनता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बनता है। दूसरा 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बनता है जिसे हम उत्तरांचल के नाम से जानते हैं और वर्तमान में उत्तराखंड भी कहते हैं इसको। ये बना था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, 13 जिलों कर काटकर बनाया गया था। 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बनता है जिसे हम झारखंड के नाम से जानते हैं, और ये बिहार से अलग हुआ था, ये झारखंड। ठीक है, ये झारखंड, याद रखेंगे। 3 राज्य ये हो गए। उसके बाद और बताते हैं, 15 हो गया। और नेक्स्ट है 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनता है, इसका नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग होता है, तेलंगाना एक नया राज्य बनता है। उसके बाद और भी प्रश्न याद रखेंगे, जैसे 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। एक का नाम है लद्दाख और दूसरे का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन वर्तमान में देखा जाएगा तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर से इस तारीख को 2 नए राज्य या 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, वो डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को याद रखेंगे दादर नागर हवेली और दमन दीप जो केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे, इन दोनों का क्या कर दिया? विलय कर दिया। ये दोनों एक कर दिए, ये दोनों का विलय कर दिया गया। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको याद रखने। इतना डाटा अगर आपको याद है दोस्तों, तो आपका सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, आपको पता है इस अधिनियम से पहले फजल अली आयोग बना था 1953 ईस्वी में। फजल अली आयोग टोटल 3 लोग थे, के.एम. पलिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और अध्यक्ष फजल अली थे, क्योंकि फजल अली सबसे बड़े पद पर थे, याद रखेंगे। और इसी भाषा के आधार पर बहुत सारे दक्षिण भारत में आंदोलन भी चले थे। श्री रामाल्लू दक्षिण भारत से संबंधित थे और उपवास के कारण 56-58 दिन उपवास रहे थे और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से ये भाषाई आधार बाद में बनाया गया था कि इसके आधार से राज्यों को पुनर्गठन या निर्माण किया जाए। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा? सबसे अच्छा भाग किस भाग को कहा है? तो मैंने कहा था आर्टिकल 32 भाग 3 में आता है, इसको अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, तो यानी भाग 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 3। और भाग 3 में क्या है? तो आप कहेंगे भाग 3 में है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार है, या हम मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। और मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद तो 12 से
12 से 35 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है मौलिक अधिकारों का। और मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि नागरिकों को दिए जाने वाले सबसे मूल अधिकार है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं मौलिक अधिकार, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जब संविधान लागू हुआ था, हम कह सकते हैं मूल संविधान में जब ये लागू हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 थे। लेकिन अगर आपसे ये पूछेंगे कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 होगा समता का अधिकार। क्या होगा? समता का अधिकार या समानता का अधिकार। दूसरा होगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार होगा। और तीसरा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये चौथा हो जाएगा। 5वां हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और संस्कृति का अधिकार। और छठा हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था पहले, वो संपत्ति का मौलिक अधिकार था। कौन सा था? संपत्ति का मौलिक अधिकार था। आपको याद रखना है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। कब हटाया गया था? तो आप याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये विधि अधिकार है। ये क्या है? ये विधि अधिकार है या कानूनी अधिकार है। आपको याद रखना है, विधि अधिकार है या कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। जो वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो आर्टिकल 300 का में इसका उल्लेख है। अगर हम भाग की बात करेंगे तो भाग 12 के अंतर्गत ये आता है संपत्ति का मौलिक अधिकार। समता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। और स्वतंत्रता का जो आर्टिकल है वो 19 से 22 के बीच में है, 19 से 22 देखेंगे। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 से 24 है, 23-24 में देखेंगे। और धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28, शिक्षा का 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का 32। तो आप कहोगे सर 31 कहां गया? तो दोस्तों 31 संपत्ति के अधिकार में है। 31 अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार था पहले, लेकिन अब नहीं, अब ये खत्म कर दिया गया है। तो ये थे 6 मौलिक अधिकार। अब हम इन अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके जितने भी आर्टिकल हैं वो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं सबके बारे में बताएंगे। चलिए तो पहले बात करते हैं समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये 18 तक हम देखेंगे। आपको केवल सुनना है बढ़िया से, और लिखा हुआ तो हर जगह आपको मिल जाएगा, केवल आपको सुनना है बढ़िया से, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब है कानून, और कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समानता है। लेकिन इसमें कुछ लोगों को अलग रखा गया है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद और विधायक, इनको अलग रखा गया है यहाँ से। बाकी सभी लोगों के लिए कानून बराबर है, ये कहा गया है। और आर्टिकल 14 का वर्णन ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसका मतलब है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है, ठीक है। 15 क्या कहता है? 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग और किसी भी जन्म स्थान पर अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो कहीं ना कहीं इन आर्टिकलों में समानता के बारे में बताया गया होगा। तो 15 कहता है किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी जाति के हो, कहीं भी जन्म हुआ है, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में
अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों के लिए सभी व्यक्तियों को समानता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समानता है गवर्नमेंट जॉब लेने का। ये 16 में बताया गया है। 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब है छुआछूत का अंत। कोई व्यक्ति निचले व्यक्ति से घिनाएगा नहीं, मारेगा नहीं, गाली गलौज नहीं देगा। उसे कहते हैं छुआछूत। छू लिया किसी को तो कहता आपने मुझे गंदा कर दिया, अब मुझे गंगा जल से नहाना पड़ेगा। तो अछूत, छुआछूत, ये सारी बीमारियां पहले होती थी, लेकिन इस अनुच्छेद के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से उपाधि धारण करता है तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति चाहे तो विदेशों से वो उपाधि ले सकता है, वरना वो नहीं लेगा। और जो उपाधि लेते हैं तो वो अपने नाम के आगे या पीछे उसको कभी नहीं लगाएंगे, याद रखेंगे। लेकिन उपाधि शैक्षणिक क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में आपको दी जाती है। जैसे आप कहते हो मास्टर साहब या सर बोलते हो, ऐसे ही सैनिकों में ब्रिगेडियर होते हैं, कई सारे ऐसे पद होते हैं, वहां पर दी जाती हैं। बाकी और डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं। तो कई क्षेत्रों में छोटी छोटी दी जाती है, कोई बड़ा उपाधि नहीं दिया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। तो हमने 5 आर्टिकलों के बारे में देखा था, समता का अधिकार। और यहीं पर आर्टिकल 12 और 13 में क्या है, अगर हम यही बात करें आर्टिकल 12 और 13 में क्या है, तो आर्टिकल 12 कहता है परिभाषा, राज्य की परिभाषा। यहाँ राज्य का मतलब देश से है। यहाँ राज्य का मतलब राज्य से नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब देश से है। यानी राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 12 में है। 13 में क्या है, 13 में यह कहा गया है कि मौलिक अधिकारों पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे मौलिक अधिकार समाप्त या कम होते हैं। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो हमेशा बने रहेंगे। इसकी संरक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, आपको याद रखना है। 13 तक हम कर चुके हैं। उसके बाद पीछे बढ़ते कुछ और आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल कहां से कहां तक था, 19 से 22। तो 19, 20, 21, 22, ठीक है। ये 4 देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखेंगे। विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आप कहोगे आर्टिकल 23 और 24 में है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। क्या देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में देखेंगे, अधिकार के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे आर्टिकल 32 के बारे में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार देखेंगे, ठीक है। अधिकार देखेंगे। आओ एक एक करके देखते हैं, सारी चीजें जानेंगे। बस आपको समझना है चीजों को ध्यान पूर्वक, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 देता है। तो जो आर्टिकल 19 है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। 6 से 19 A, B, C, D, E, F, इस प्रकार से। तो 19 में आप 2-4 फैक्ट याद रख लेना, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 देता है, या प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता यही देता है। और आर्टिकल 19 के तहत ही आप संगठन बना सकते हो, कहीं भी पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, पूरे देश में कहीं भी अपना निवास कर सकते हो। ये सारी चीजें बताई गई हैं। आप संगठन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हो। ये सारी चीजें आर्टिकल 19 के तहत बताई गई हैं। अगर इनको और डिटेल से पढ़ना है तो मैंने पूरा संविधान या पूरा इंडियन पॉलिटी को मैंने टॉपिक वाइज समाप्त किया है, और बिल्कुल फ्री में बैच है। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे GS बाय विष्णु सर, प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया हुआ है इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन बैच के नाम से। जब उसको खोलोगे, एक एक टॉपिक करके पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है।
तो 19 में याद रखिए 20 क्या कहता है, 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर आपने अपराध किया है तो उसके संबंध में आपको क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल 20 बताता है। अगर अपराध नहीं किया है तो आपको कोई सजा नहीं है। एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है, ऐसा नहीं एक अपराध किया 10-20 सजा आपको दे दी जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का मतलब है कि जीने की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 21 देता है। राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 21 देता है। और ये सबसे बड़ा आर्टिकल माना जाता है मौलिक अधिकारों में, आर्टिकल 21। याद रखेंगे किसी भी परिस्थिति में आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं हो सकते। अगर ये समाप्त कर दिए जाए तो किसी व्यक्ति को उठा के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कारण ही नहीं बताओगे, और इसमें गिरफ्तारी का आपको कारण बताना पड़ता है। और इसमें हमारी गरिमा, जो आप जीवन जी रहे हो ना, गरिमापूर्ण जीवन जीना, एटीट्यूड के साथ जी रहे हो, कौन सा आर्टिकल स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 21 देता है। 22 क्या देता है, 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी का प्रावधान किया गया है। कुछ दशाओं में अगर आपने कोई कांड किया है तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर दंडाधीश या न्यायाधीश के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर प्रस्तुत नहीं किया 24 घंटे के अंदर अंदर, तो वो पुलिस वाले या जो थाना होगा उसको उसका जवाब देना पड़ेगा क्यों नहीं किया। और 24 घंटों के अंतर्गत जो आने और जाने का जो रास्ता होता है न्यायालय का, वो समय काउंट नहीं होता है 24 घंटे में, ये आपको याद रखना है। तो 22 में यही याद रखना है। और इसी में एक शब्द मिलेगा नजरबंदी। नजरबंदी का मतलब ये है जैसे आपने किसी को धमकी दे दिया कि मैं उसको मार दूंगा, उसने एफआईआर लगा दिया कि भैया ये हमको धमकी दे रहा है, तो उसको पुलिस कुछ समय के लिए नजरबंद कर देगा, थाने बुला लेगा कि आओ भाई आपने धमकी दिया उसको मारने का, तो इसे कहते हैं नजरबंद, अपने पास बुला। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम दो आर्टिकल को देखेंगे, आर्टिकल 23 और 24 को। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, मानव हूं मैं, दुर यानी शरीर का व्यापार अब नहीं होगा। पहले बाजार लगते थे व्यक्तियों के, खरीदादारी जारी चलता था। जब आप कभी दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, मुगल पढ़ोगे, सब में बाजार चलते थे आदमियों के, तो शरीर का व्यापार करते थे ये लोग। तो इन्होंने कहा था आर्टिकल 23 के अंतर्गत मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाई जाएगी। बलात् श्रम का मतलब है जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते। कोई भी हो, अगर जबरदस्ती काम कराओगे और उसने अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो उसकी जमानत भी नहीं होगी। तो जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। यही एक शब्द मिलता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी को खत्म 1976 ईस्वी में किया गया था। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये था कि आपने मुझसे पैसा ले लिया, आपने क्या मुझसे पैसा ले लिया और मेरे पास कुछ काम है, तो मैं कहूंगा ऐसा करो, आप पैसा तो दे नहीं पा रहे हो तो ऐसा करो मेरा ये काम कर दो आप। तो पैसे के बलदे काम करा रहे हैं और पैसा तो आपका थोड़ा सा है, मैं काम आपसे दबा के करा रहा हूं। तो ये था बंधुआ मजदूरी, आप बंधुआ थे आप, ठीक है, ये था बंधुआ मजदूरी। आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा है तो वो जोखिम भरा कार्य नहीं करेगा, ना ही कोई कारखाने में जॉब करेगा, ना ही कोई होटल, कोई खतरनाक वाला काम चल रहा है वहां पर तो ये करेगा। तो यही है आर्टिकल 24 के बारे में आपको याद रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता में हम आर्टिकल 25 को देखेंगे, आर्टिकल 26 को देखेंगे और आर्टिकल 27 को देखेंगे, और आर्टिकल 28 को नहीं देखेंगे, यहां से प्रश्न नहीं आते लेकिन बता देंगे आपको। आर्टिकल 25 क्या कहलाता है, आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को आबाद रूप से मनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 देता है। आप किसी भी धर्म के हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, हिंदू हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति प्रचार करने की स्वतंत्रता, उपासना करने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 25 देता है। और यही आर्टिकल 25 सिख धर्म के लिए पंचकक्का प्रदान करने का भी अथॉरिटी यही देता है, आपको याद रखना है।
आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। कैसे? ऐसे भारत में कई सारे मंदिर हैं जहां पर अपनी रीति रिवाज चलती हैं। कुछ ऐसे मंदिर हैं उसमें आप जींस पैंट शर्ट पहन के नहीं जा सकते, धोती कुर्ता ही पहनोगे। तो ये कह रहा है कि अपने धर्म के प्रति कोई भी कार्य करने का प्रबंध कर सकते हो। जैसे मंदिर के बाहर आपको जूते उतारना है, वहां जाके आपको प्रार्थना करना है, किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है, घंटा बजाना है या नहीं बजाना है, भजन करना है या नहीं करना है, नृत्य करना है या नहीं करना है, बोलना है या नहीं बोलना है, ये सारे प्रबंध कौन करते हैं? अपने धर्म के प्रति कोई भी कर सकता है। ये स्वतंत्रता आर्टिकल 26 देता है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई एक धर्म को आप बढ़ा चढ़ाकर खर्च नहीं कर सकते। जो टैक्स सारे लोग भरते हैं उस टैक्स के पैसे से आप पर्टिकुलर एक धर्म पर जोर नहीं दे सकते। सभी धर्म बराबर हैं, ये इसमें कहा गया है आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए शैक्षणिक आवासों में या शैक्षणिक संस्थानों में, वो बताए। तो इसमें कई प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। तो फंडामेंटल राइट वाला वीडियो देख लेना, वहां पर बहुत अच्छे से इसको मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसके बारे में इतने फैक्ट याद रखने। उसके बाद आर्टिकल 29 और 30 तो बचा है ना। आर्टिकल 29 और 30 को और देख लेते हैं। 29 और 30 यानी वही शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 क्या कहलाता है? आओ देखते हैं। आर्टिकल 29 इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं उनका संरक्षण करेगा। आपकी जो भी भाषा है, जो भी लिपि है या जो भी पहनावा है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का, उनका संरक्षण करेगा आर्टिकल 29। आपकी भाषा, आपकी लिपि, आपका जो भी ड्रेस पहनावा है। आर्टिकल 30 क्या कहलाता है? आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कोई संस्थान बना सकते हैं और उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं। ये कहा गया है आर्टिकल 30 में, याद रखेंगे। तो आर्टिकल 30 तक हम कर चुके हैं। आर्टिकल 32 में क्या कहा गया, अब इस पर बात करेंगे। आर्टिकल 32 कहता है कि संवैधानिक उपचार करेगा। आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका शोषण या हनन होता है तो आर्टिकल 32 आपका उपचार करेगा। इसी आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और ये कहा है कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और रिट दायर कर सकते हैं। और इन्होंने कहा था आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। क्या कहा था? आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो। ये 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है। कितने? तो आपका आंसर होगा 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इनका अर्थ क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। क्या होता है? परमादेश। और तीसरा होता है उत्प्रेषण। और चौथा में यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, प्रतिषेध। और पांचवा है अधिकार प्रच्छ। पांचवा कौन सा रेट है? अधिकार प्रच्छ है, आपको याद रखना है अधिकार प्रच्छ। ये कह रहा है कि जब भी आपके मौलिक अधिकारों का शोषण और हनन होता है तो आप ये 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हो। इन रिटों में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण में शरीर चाहिए, इसका शाब्दिक अर्थ शरीर चाहिए या शरीर पेश करना। इसका मतलब ये है जो भी आपके मौलिक अधिकार का शोषण या हनन करेगा तो कोर्ट ये कहेगा मुझे वो चाहिए, ये उसका शरीर चाहिए, उसको प्रस्तुत करो मेरे सामने। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का ये मतलब है। परमादेश का मतलब क्या है? परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहे हो, आप गड़बड़ी कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो, आप सही से वर्क नहीं कर रहे, अपना वर्क नहीं कर रहे, ये बताया गया है। उत्प्रेषण का मतलब है अपने पास मंगवा लेना, अपने पास
मंगवा लेना। जो केस चल रहा है, जो भी उनका सबूत है, वो सारे अपने पास मंगवा के देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। प्रतिषेध का मतलब है कार्रवाई को रोकना। जो कार्रवाई चल रही है उसको रोकना प्रतिषेध का अर्थ है। और अधिकार पक्ष का मतलब है किस अधिकार से, किस अधिकार से। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है जो अवैध रूप से गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, अवैध, कोई पेपर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और वर्दी पहन लिए, पकड़े गए तो देखा जाएगा, नहीं पकड़े गए तो भी मजा आएगा, ये है। यानी अवैध रूप से थे। इसमें कहा गया है वैध रूप से बनो, आप किस अधिकार से अधिकारी हो ये बताया जाना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है और इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, याद रखेंगे। तो हमने मौलिक अधिकारों के जितने भी आर्टिकल थे सारे देखे थे, हमारे एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं, कल्याणकारी राज्य। तो आर्टिकल 38 में कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य बनाओ। और ये डीपीएसपी है, यानी कल्याणकारी राज्य की बात करेंगे तो डीपीएसपी के बारे में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। और आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन है। और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अंतर्गत कितने सारे आर्टिकल आते हैं, हम उन पर बात करते हैं। चलिए पहले इन्हीं को देख लेते हैं। आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है? नागरिक संहिता, नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहला राज्य है इस पे गोवा, इसको लागू करने वाला। अब उत्तराखंड भी हो गया है। अब कौन सा हो गया है? अब उत्तराखंड भी हो गया है। इसमें कहा गया था कि अगर आप ये वाला आर्टिकल 44 लागू कर रहे हो किसी भी राज्य में, तो उस राज्य में केवल एक ही कानून होगा। ऐसा नहीं होगा मुस्लिमों का अलग होगा, हिंदुओं का अलग होगा, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबका अलग अलग नहीं होगा, एक होगा। तभी क्या, समान नागरिक संहिता। अगर पूरे देश में लागू हो जाए ये, तो पूरे देश में एक ही कानून होगा, दूसरा कोई कानून नहीं होगा। तो ये इसमें कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 49 क्या कहलाता है? तो आर्टिकल 49 कहलाता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारकों कौमा स्थानों का संरक्षण, स्थानों का संरक्षण। इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय जितने भी स्मारक हैं, ताजमहल, लाल किला या स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थान है, उनका संरक्षण सरकार करेगी। ये कहा गया आर्टिकल 49 में। 47 में क्या कहा गया है? 47 में कहा गया है राष्ट्रीय स्तर, पोषाहार का स्तर, पोषाहार का जो स्तर है, पोषाहार के स्तर का ऊंचा होना, ऊंचा करना। और मादक पदार्थों पर रोक, मादक जो पदार्थ हैं, पदार्थों पर रोक। ये कहा गया है कि पोषाहार का स्तर ऊंचा करो। जो बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूलों में, आपको पता है मिड डे मील मिलता है, खाना मिलता है। इसका मतलब ये है इसका पोषाहार, जो न्यूट्रिशन घर पर नहीं मिलते हैं, वो स्कूल से मिल पाए। और जो बच्चों का जन्म होता है तो उनको कई सारा कसार, दाल, चने वगैरह दिए जाते हैं, ताकि उनमें न्यूट्रिशन की पावर जो होती है, जो कमी होती है, वो पूरी की जाए। तो इसमें क्या, पोषाहार का स्तर ऊंचा करना है हमको। और जो नशीले जितने भी पदार्थ हैं उन पर रोक लगानी है। एक चीज मैं और यहीं पर बता देता हूं, जितने भी डीपीएसपी हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य पर डिपेंड होते हैं। राज्य चाहे तो ये आर्टिकलों को लागू कर सकता है और राज्य ना चाहे तो नहीं कर सकता है। कोई न्यायालय में नहीं जा सकते कि मादक पदार्थों पर रोक करो भैया, ये तो लिखा है। तो इसमें सीधे लिखा है कि राज्य पर डिपेंड करते हैं ये सारे आर्टिकल, ये और किसी पे नहीं। लेकिन जो मौलिक अधिकार है उसका शोषण नहीं हो सकता। अगर उसका होगा तो आप कोर्ट चले जाओ सीधे, अगर इसका हो रहा है तो आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ जो सरकार करेगी, राज्य सरकार, वही होगा। तो मादक पदार्थों पर रोक, यानी जो दारू बंद होती है किसी भी राज्य में, तो वो आर्टिकल 47 के तहत ही होती है, आपको याद रखना है। और कुछ आर्टिकलों को देख लेते हैं। आओ और देखते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद 41 की बात, 40 की बात कर लेते हैं। 40 की बात,
आर्टिकल 40 में है पंचायत के बारे में, ये गांधी जी का आर्टिकल है, आर्टिकल 40। और आर्टिकल 41 की बात हम करेंगे तो इसमें कहा गया है जो विकलांग लोग होते हैं, विकलांग, और जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध, और अन्य जो लोग होते हैं उनकी पेंशन के बारे में इसमें बताया गया है। और ये बेरोजगारी का आर्टिकल है, ये क्या है, बेरोजगार, बेरोजगार का आर्टिकल है। काम पाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, कोई भी राज्य अगर आपको काम दे रहा है तो आर्टिकल 41 के तहत देगा। हमको नौकरी चाहिए, बेरोजगार है हम, कौन से आर्टिकल के तहत आप कह सकते हो, आर्टिकल 41 के तहत। जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जिन पर पेंशन, जो वृद्ध हो गए हैं, उन पर बीमारी हो गया है, तो इसके लिए दवाई दारू का खर्चा कौन देगा, सरकार के बारे, सरकार या राज्य सरकार दे सकती है आर्टिकल 41 के तहत। जो विकलांग को उनको पेंशन कौन देता है, राज्य सरकार देती है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 41 के तहत। आर्टिकल 42 में है कार्यों को न्याय संगत तरीके से कराना है। न्याय संगत का मतलब है बढ़िया से कराना है कार्यों को, ऐसे नहीं आपने मुझे किसी को कार्य पर बुलाया और उसको आप मार रहे हो, काम करा रहे हो, लात मार रहे हो, काम करा रहे हो, ऐसा नहीं है। प्यार से जो न्याय है, ज्यादा गंदा काम नहीं करा सकते, साफ सुथरा काम कराओगे, यही कहा गया आर्टिकल 42 में। और ये कहा गया है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करना। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेग्नेंट के समय में जो दवा दारू, जो टीके फीके लगते हैं, वो सारा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। और आपने देखा होगा जब वो हॉस्पिटल जाने की बारी होती तो एम्बुलेंस फ्री है और रुपए भी राज्य सरकार देती है जब डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में होती है, हाँ या ना। तो इसमें कहा गया है कि कार्यों को न्याय संगत तरीके से कराना है और महिलाओं को प्रसूति सहायता देना है। आर्टिकल 43 क्या कहता है, आर्टिकल 43 कहता है कि जो कामगार हैं या जो मजदूर हैं उनके लिए निर्वहन मजदूरी के बारे में बताया गया है। उनकी कम से कम मजदूरी देना पड़ेगा उनको। तो यानी मजदूरों का आर्टिकल 43 है। 44 मैंने बता ही दिया है। आर्टिकल 45 में क्या है, तो आर्टिकल 45 में है कि आर्टिकल 45 में पहले ये था, पहले की बात बता रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान, लेकिन अब ये तो आर्टिकल 21A में चला गया है। मौलिक अधिकार का मैंने अभी बताया नहीं था आपको, पीछे आ जाते हैं, हाँ यहीं आ जाते हैं, यही तो थे हम। तो इसमें एक आर्टिकल और लिख लेंगे, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A बताता है कि शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और ये कब जोड़ा गया था, ये भी याद रखना है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 को याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 45 में ये था, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, तो इन्होंने कहा है 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी बाल्यावस्था की देखभाल राज्य करेगा। इसमें बताया गया है आर्टिकल 45 में। 46 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 46 में, आर्टिकल 46 में बताया गया है एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के बारे में प्रावधान है। 46 में 47 मैंने आपको अभी बताया था। 48 क्या कहता है, 48 कहता है पशुपालन और कृषि से संबंधित कई सारी सब्सिडी राज्य सरकार देती है। तो कृषि और पशुपालन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 48 है। गौ वध पर लोग या दुधारू जानवरों के जो वध करते हैं या मारते हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, यह भी आर्टिकल 48 कहता है। आर्टिकल 48A क्या कहलाता है, आर्टिकल 48A कहलाता है कि वन्य जीव की रक्षा करें, वनों की रक्षा करें, जीवों को ना मारें, एक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बनाए रखें। यह बताया गया 48A में, याद रखेंगे। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, 48A को याद रखेंगे, ठीक है। फिर 49 मैंने आपको बताया। अभी 50 के बारे में अगर आपको बात करनी है तो 50 में यह कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कभी भी कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। कोई कार्यपालिका का मतलब है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का मतलब उस कानून में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो उस पर सुनवाई करना। तो उन्होंने कहा था ऐसा कोई कानून मत बनाना जो सीधे कोर्ट में आ जाए, यानी दोनों का पृथक्करण, दोनों का कार्य अलग है, अलग अलग सीढ़ी है। आर्टिकल 51 क्या कहलाता है, आर्टिकल 51 कहलाता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखें, किसी से झगड़ा मोल ना ले, ऐसे
आराम से जीवन व्यतीत करें, यही बताया गया है आर्टिकल 51 में। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न है आर्टिकल 48A में कब जोड़ा गया था? ये 1976 में मैंने कहा था, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। और आपको पता है 2002 में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमको आप बता ही दिया था। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? अब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में कितने एग्जाम में प्रश्न आते हैं आज देखते हैं। ठीक है, आज देखते हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ये कह रहा है संघ की यानी केंद्र की जो कार्यपालिका है वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, वो आर्टिकल 53 बताता है। हम सारे आर्टिकल एक एक करके जानेंगे, बस ध्यान से सुनते रहना है आपको। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल देखेंगे? आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 देखेंगे, आर्टिकल 54 देखेंगे, आर्टिकल 55 देखेंगे, आर्टिकल 56 देखेंगे, आर्टिकल 57 देखेंगे, आर्टिकल 58 देखेंगे, आर्टिकल 59 देखेंगे, आर्टिकल 60 देखेंगे, आर्टिकल 61 देखेंगे, आर्टिकल 72 देखेंगे, आर्टिकल 80 देखेंगे, आर्टिकल 85 देखेंगे, आर्टिकल 108 देखेंगे, 108, आर्टिकल 123 देखेंगे, आर्टिकल 111 देखेंगे, और आर्टिकल 331 देखेंगे, और आर्टिकल 79 देखेंगे। ये इतने आर्टिकल हमको अगर देखें तो राष्ट्रपति के बारे में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। चलो एक एक करके देखते हैं, शांति से सुनते रहना है, बहुत स्लो बोलेंगे दोस्तों। अगर आपको ज्यादा स्लो लग रहा है तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, आर्टिकल 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति का पद भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। 53 में क्या कहा गया? 53 में यही सेंटेंस कहा गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये आर्टिकल 53 बताता है। आर्टिकल 54 क्या बताता है? 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, नीति नहीं है, निर्वाचन मंडल की राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देता है, राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से भाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के द्वारा चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसे मंडल की बात की गई है। ये हम ये कह सकते हैं आर्टिकल 54 अमेरिका से लिया गया है। मैंने बताया था कि अमेरिका से निर्वाचन मंडल लिया गया है, लेकिन निर्वाचन नीति आयरलैंड से ली गई है, यानी आर्टिकल 55 आयरलैंड से लिया गया है और 54 अमेरिका से लिया गया है। तो 55 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। 56 में क्या बताया गया है? 56 में कार्यकाल के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष का होना चाहिए। उससे पहले भी वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते, आपको याद रखना है। 57 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कैसे होगा। राष्ट्रपति एक बार बन गए और दोबारा से जब राष्ट्रपति आप बनोगे तो उसके लिए कैसे निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। पुनः निर्वाचन के बारे में प्रावधान आर्टिकल 57 देता है। जैसे मान लेते किसी राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, उसके बाद जब दोबारा से चुनाव होना चाहिए वो किस बेस पे होगा, इस प्रकार से। तो इसके बारे में याद रखना है। आर्टिकल 58 के बारे में योग्यताओं के बारे में बताया गया कि आप कितनी डिग्रियां होनी चाहिए। तो कोई डिग्री फिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस 35 वर्ष की आयु ज्यादा है, 35 वर्ष से अधिक है तो आप बन सकते हो। 35 वर्ष से अधिक है तो आप बन सकते हो। और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो नहीं, योग्यता रखते हो तो आप बन सकते हो। पागल ना हो, दिवालिया ना हो, भारत के नागरिक होने चाहिए, बस ये इसकी शर्तें हैं। और आर्टिकल 59 में बताया गया है शर्त कि कौन कौन सी शर्तों पर कार्य करते हैं राष्ट्रपति, इसके बारे में नियमावली क्या होनी चाहिए, कैसे चुनाव क्या क्या सारी प्रतिक्रियाएं इसमें बताई गई हैं। 60 में शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, याद रखेंगे। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग का मतलब समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाने जाने का प्रोसेस है। जब राष्ट्रपति कभी भी संविधान का पालन नहीं करेगा तो आर्टिकल 61 के तहत उसको हटा दिया जाता है, महाभियोग लगा दिया जाता है।
और आर्टिकल 72 कहता है कि आपको सजा हो गई है, आप निर्दोष हो, तो आपको माफ भी कर सकता है। यानी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास में भी है और राज्यपाल के पास में भी है। लेकिन राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, फांसी को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति। 80 में क्या है? 80 में है जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो आर्टिकल 80 के अंतर्गत ही करते हैं, 80 के ही खंड क्लॉज में ही करते हैं, आपको याद रखना है। 12 सदस्यों को मनोनीत राज्यसभा में करते हैं, आपको पता है, साहित्य के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, समाज सेवा के आधार पर, कला के आधार पर, साहित्य के आधार पर, है ना। उसके बाद बात करते हैं 79 की। इसमें 79 में वर्णन है संसद का। क्या है? संसद का वर्णन है। तो ये कहा गया है कि संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, अभिन्न अंग है संसद के अंग कितने हैं? तो आप कहोगे 3 है। 3 अंग है, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी 3 अंग है संसद के। याद रखेंगे, सदन 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग पूछा जाए तो राष्ट्रपति भी जुड़ जाते हैं। तो 79 में बताया गया है कि अभिन्न अंग है, याद रखेंगे, संसद का। आर्टिकल 85 में यह कहा गया है कि ये लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। सत्र को बुलाना, सत्र का विघटन करना, लोकसभा को भंग करना, वो आर्टिकल 85 के अंतर्गत किया जाता है। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त तो अधिवेशन को बुला सकते हैं, जिसे ज्वाइंट मीटिंग के नाम से जानते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त तो अधिवेशन बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के द्वारा। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है और राज्यपाल के भी पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश का मतलब होता है कोई भी इमरजेंसी कानून को बनाना हो या कोई पुराने कानून को लागू करना है या किसी कानून में कोई बदलाव करना है, तो इमरजेंसी में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वो आर्टिकल 123 के द्वारा किया जाता है। 111 में क्या है? 111 में है राष्ट्रपति के पास में 3 वीटो पावर होती है। कितनी? 3 वीटो पावर होती है। उनके अनुसार किसी विधेयक को अपने पास भी रख सकता है, पॉकेट वीटो भी कहते हैं, अत्यंतिक वीटो भी कहते हैं। ये सारे वीटो पावर है, मैंने बताया था, लेकिन आपको केवल अभी इतना याद रखना है, 3 प्रकार के वीटो पावर है। आर्टिकल 331 में एक आंग्ल भारतीय को लोकसभा में, सॉरी 2 थे, 2 आंग्ल या एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता था। इसको खत्म कर दिया गया है अभी। लेकिन आर्टिकल 331 में क्या वर्णन है? तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करेंगे, आपको याद रखना है। लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। कुछ आर्टिकल यहां पर और देख लेते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, 3 आर्टिकल और देख लेते हैं। आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 352 में आज तक 3 बार लगा है। आज तक कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। 3 बार कब कब लगा है? एक आप बताएंगे 1962 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में और 1975 ईस्वी में। यानी जब भारत और चाइना का वॉर चला था तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और आंतरिक अशांति के कारण 1975 ईस्वी में लगा था, याद रखेंगे। 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जा सकता है, कैसे राज्य में लगेगा, राज्यपाल कैसे राष्ट्रपति को बताएंगे, ये सारा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। वित्तीय आपात भारत में आज तक नहीं लगा है, इसका आज तक यूज नहीं हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर इतने आर्टिकल आपको पता है तो आपका दोस्तों प्रश्न गलत नहीं होगा, कभी भी आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 63 में क्या है? आर्टिकल 63 में क्या है? तो ये पद के बारे में बताया गया है, उपराष्ट्रपति का पद होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति का पद होगा। और आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है? तो 64 में यही बात कही गई है। क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 64 में यही बात की गई है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा
ये आर्टिकल 64 कहता है। आर्टिकल 65 क्या कहेगा? आर्टिकल 65 कहता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाएं, राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाएं तो उसके कार्यों को राष्ट्रपति करेंगे। ये आर्टिकल 65 कहलाता है। कौन सा कहलाता है? 65 कहलाता है, याद रखेंगे। और आर्टिकल 66 में निर्वाचन के बारे में बताया गया कि इनका निर्वाचन कैसे होगा। और आर्टिकल 66 के क्लॉज 3 में इनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। योग्यताएं, किन में योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? सेम वही है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो तो ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, आपको याद रखना है। और याद रखेंगे आर्टिकल 69 में शपथ के बारे में बताया गया है कि इनको शपथ कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएंगे। किसे? उपराष्ट्रपति को, आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को ही देंगे, याद रखेंगे। कुछ आर्टिकल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि आगे ये चीज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर बना देता हूँ कि अलग है इससे, ये आर्टिकल अलग है इससे, यहाँ को आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 75 को हम देखेंगे, आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 को देखेंगे। ये दो आर्टिकलों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रधानमंत्री के आर्टिकल है। किसके हैं? ये प्रधानमंत्री वाले आर्टिकल है। तो इनमें क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। एक बार फिर से, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कहने का मतलब जो जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। संवैधानिक शक्तियां तो संविधान में तो लिखा तो है कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति में है, लेकिन उसको रियल में यूज कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करते हैं। आर्टिकल 75 में ये प्रधानमंत्री का पद का है। आर्टिकल 75 इसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाएगी। इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही कराई जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री की सलाह से। आपको ये दो आर्टिकल याद रखने। आगे बढ़ते हैं, यहां पर और देख लेते हैं। महान्यायवादी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 76 है। कौन सा? आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 कहता है कि एक भारत के में महान्यायवादी होगा जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, सलाहकार होता है, आपको याद रखना है ये। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 है, जिसे कैग बोलते हैं, कंप्यूटर एडिटर जनरल। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, ये भारत सरकार का लेखा जोखा संभालता है। कैग कौन से आर्टिकल में? 148 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। संसद के कितने अंग होते हैं? तो मैंने कहा था संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। आओ देखते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। 2, एक हम यहां पर लिख देते। तीसरा ये हमारा राष्ट्रपति वाला जो हम आप पीछे देख चुके हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यही 3 अंग होते हैं राज्यसभा, ठीक है। आओ एक एक करके देखते हैं यहां से हमारे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। लोकसभा का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 81 में है। और इसमें किस में है? तो इसमें आर्टिकल 80 में है, ठीक है। अगर यहाँ बात करें, ये अस्थायी सदन होता है, ये अस्थायी सदन है, ये भंग किया जा सकता है। ये स्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता और ये भंग किया जा सकता है। और इसमें बोल सकते हैं ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा में हम वोट देते हैं। ये अप्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष वाला सिस्टम है, यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? तो याद रखेंगे 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और इनकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। कार्यकाल कितना होना चाहिए लोकसभा का? कार्यकाल तो यहाँ पर आपको याद रखना है 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। और इनका कितना है? तो 6 वर्ष कार्यकाल होता है इनका, याद रखेंगे। कितना होता है? 6 वर्ष कार्यकाल होता है। तो कुछ चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई, यही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। और ये बोलते निचला सदन ये है, निचला
इसे निचला सदन कहते हैं या इसे निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, और इसे उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसका जो आर्टिकल संसद का वो आर्टिकल 79 है, ठीक है, 79, 80 और 81, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की परिभाषा की बात करेंगे तो धन विधेयक की परिभाषा है आर्टिकल, अगर चेंज कर लेते हैं, आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 112 में बताया गया है वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया, विवरण, वार्षिकी वित्तीय विवरण, पूरा अगर हम लिखें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया आर्टिकल 112 में। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं मिलता है। ये पूरे साल का वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है यहाँ पर। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। किसमें? वित्त आयोग के वर्णन है, वर्णन है, इसमें वर्णन कह रहा हूं मैं। वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में है। और 111 में मैंने कहा था कि 3 प्रकार से राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, आपको मैंने बताया था। अत्यांतिक वीटो, जेबी वीटो, इसे पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इतने फैक्ट आपको समझ में आए। एक चीज आपको और बता देते हैं यहाँ पर, इनकी सीटों के बारे में अगर आपको बताएं, यहाँ पर लोकसभा में कुल कितनी सीटें, टोटल कुल सीटें कितनी है लोकसभा में? तो पहले 552 थी, 550 हो गई है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन की सीटें थी वो खत्म कर दी। लेकिन चुनाव कितने पर होता है? चुनाव कितने पर होता है? तो याद रखेंगे 543 पर होता है, ठीक है, 543 पर होता है। राज्यसभा में कुल सीटें कितनी है? 250। कुल सीटें कितनी है? 250। और चुनाव कितने पर होता है? चुनाव होता है 45 पर, 245 पर चुनाव होता है। इनमें से 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, बाकी जो 233 सदस्य होते हैं वो राज्य और केंद्र से चुनकर आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, हो गया ये। राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद है, मैं राष्ट्रपति कह रहा हूं। राज्यपाल का पद आर्टिकल 153 में है और राष्ट्रपति का पद 52 में है। तो एक अगर जोड़ दोगे तो 53 हो गया, एक ये वाला इधर जोड़ दोगे 53 हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 54 कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आर्टिकल 53 मैंने बताया था कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका की सारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ये 53 में कहता है, आपको याद रखना है। अगर हम यही बात करें, आर्टिकल 155 में क्या कहा गया है? नियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सबको पता है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है, आपको याद रखना है। इसका कार्यकाल कितना है? ये आर्टिकल 156 कहलाता है। कार्यकाल वैसे तो 5 ही वर्ष का है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तो इसको हटा भी सकता है। और एक आर्टिकल और याद रखेंगे, आर्टिकल 159। शपथ कौन देता है इनको? शपथ तो याद रखेंगे, शपथ देते हैं हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ देते हैं, आपको याद रखना है। और राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष से प्लस होनी चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न राज्यपाल से इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं और हमको याद रखने हैं। एक प्रश्न और आता है, आर्टिकल 333 वन वाला तो मैंने बता दिया। इसमें एक एंग्लो इंडियन, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते थे राज्यपाल, इसके द्वारा ये आर्टिकल है, लेकिन ये खत्म कर दिया है। मैंने कहा था 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको खत्म कर दिया है। तो इतने फैक्ट हमें राज्यपाल से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन से 6 राज्य हैं? तो बात करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना बात करते हैं। तेलंगाना के बाद कर्नाटक बात करेंगे। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद यूपी में है। यूपी के बाद बिहार में है। यही 6 राज्यों में, पहले 7 में थी जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, अब नहीं है। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। आओ देखते हैं विधान परिषद, यहाँ पर बना लेते हैं। यह है विधान परिषद और यह है विधानसभा। देख लेते हैं इसमें क्या क्या अंतर है, प्रश्न क्या क्या आते हैं दोनों से। ये विधानसभा है, विधानसभा,
और ये विधान परिषद है, विधान परिषद है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या क्या आते हैं। पहला, विधान परिषद का जो कार्यकाल है, जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है और इसका 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का है। आयु कितनी होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए और इसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका ये स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये अस्थायी सदन है। ये लोकसभा राज्यसभा मैंने आपको बताया था। चौथा, हम ये कह सकते हैं ये उच्च सदन है, उच्च सदन है, और ये निम्न सदन है, ये निम्न सदन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसकी सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है? 100 है, और उत्तर प्रदेश में इसकी सीटें कितनी है? 403 है, आपको याद रखना है। तो विधान परिषद से इतने प्रश्न आपको याद रखने हैं। विधानसभा से ये प्रश्न कई छोटे छोटे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का चुनाव होता है, वो प्रत्यक्ष होता है, ये वाला, इसे हम वोट देते हैं, और इसको अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें जो जीतता है वही सीएम बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इतने फैक्ट हमको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, याद रखेंगे। दोनों की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली बात करेंगे, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 1 to 4 है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 है। अब ये 2 को हम यहां लिख लेंगे और 1 को हम यहां लिख लेंगे, 4 को 4, 214। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट, आर्टिकल 214 में क्या है? हाई कोर्ट है, और आर्टिकल 124 में क्या? सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद इसकी रिटायरमेंट की एज क्या है? इसकी क्या है? सेवानिवृत्त की एज क्या है? सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट की एज क्या है? तो याद रखेंगे 6 या 65, और इसकी है 6 या 62। इसका कार्यकाल हम कह सकते हैं, यानी या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या 65 वर्ष पूरा कर ले तो वो रिटायरमेंट हो जाएगा। और इधर हाई कोर्ट वालों के लिए या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। मान लेते कोई व्यक्ति 60 साल में लगा और 6 वर्ष कार्यकाल, तो क्या 66 तक रहेगा? नहीं, जो पहले आ जाए। तो 62 के बाद ये नहीं बनेगा किसी भी कीमत पर, आपको याद रखना है। ठीक है, पहला सुप्रीम कोर्ट, पहला सुप्रीम कोर्ट कब खोला गया था? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 1774 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कोलकाता में खोला गया था। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है, आपको पता है। ये सबसे बड़ा होता है, बड़ा न्यायालय, सबसे बड़ा। इसके बाद कोई न्यायालय नहीं है, ये सबसे बड़ा है, इसके बाद कोई न्यायालय नहीं है, याद रखेंगे। हाई कोर्ट की बात करेंगे। पहला हाई कोर्ट, पहला हाई कोर्ट 1862 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया था। कहाँ? कोलकाता में खोला गया था, आपको याद रखना है। और वर्तमान में 25 हैं। कितने? 25 हैं। और 25 में से सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा है इलाहाबाद वाला, इसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और सबसे, या 25वां कह सकते हैं, 25वां कौन सा है? तो अमरावती वाला है। कौन सा है? अमरावती वाला है, आपको याद रखना है। तो कुछ प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, ऐसे ही याद रख लेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट और ये 2-4 प्रश्न आते हैं, देख लेंगे। अगर ये सैलरी की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी सैलरी होती है 2,80,000, और जो अन्य होते हैं, अन्य वाले, उनकी 2.5 लाख होती है। उनकी कितनी होती है? 2.5 लाख होती है। और इसमें जो मुख्य होता है, हाई कोर्ट का मुख्य होता है, उसकी 2.5 लाख होती है। और जो अन्य होते हैं, जो अन्य होते हैं, उनकी 2,25,000 होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सैलरी होती है। सैलरी भी आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? रिपन को कहते हैं। और स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाला पहला जगह कौन सा है या राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे। और सेकंड राज्य की बात करेंगे, सेकंड राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश सेकंड राज्य है, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड मेयो लिखा है, लॉर्ड मेयो ने असफल जनगणना हुआ था, असफल जनगणना स्टार्ट की थी। जनगणना, असफल जनगणना का मतलब है जनगणना स्टार्ट तो मेयो ने किया था लेकिन नियमित रूप से स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन रिपन जो थे, इन्होंने जनगणना को भी स्टार्ट किया था। जो आज 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना होती है, किसकी देन है? ये रिपन की देन है, आपको याद रखना है।
बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय सुझाव दिया गया था, त्रिस्तरीय सुझाव। और बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है वो 1957 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। त्रिस्तरीय सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था। ये कई बार पूछा जाता है, 3 स्तर कौन कौन से बताए थे। इन्होंने कहा था एक गांव होगा, ग्राम होगा, विलाक होगा और जिला होगा, 3 स्तर इन्होंने बताए थे। अगर हम यहीं पर यह बात करेंगे, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय सुझाव दिए थे। कौन सा? 2 स्तरीय सुझाव दिए थे, 2 स्तरीय, ठीक है, सुझाव। 2 स्तर का मतलब है इन्होंने गांव बताया था, ग्राम बताया था और सीधे जिला बताया था, जिले के बारे में बताया था। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 9B में किसका उल्लेख है? तो इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है। कुछ भाग देख लेते जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं हमसे गलत हो जाते हैं। आओ देख लेते कुछ भाग, ठीक है। प्रश्न आते हैं भागों से, चलिए। भाग 1 में क्या है? भाग 1, ये भाग है दोस्तों, ये भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 1 में जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। 2 में क्या है? 2 में है नागरिकता। 2 में क्या है? नागरिकता के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 5 से 11। 3 में क्या है? 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। क्या? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, या मूल अधिकार कह सकते हैं, जो अमेरिका से लिया गया है, आर्टिकल 12 से 35 ये हम देख चुके हैं। 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया है। आर्टिकल 4A में क्या है? तो 4A में है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये आर्टिकल 51A में इसका वर्णन है। फिर 5 पे हमने देखा था, 5 पे संघ की कार्यपालिका की देख ली थी, संघ की कार्यपालिका भी हमने देख ली थी, कार्यपालिका। और भाग 6 में है राज्य की कार्यपालिका। क्या है? राज्य की कार्यपालिका 6 में है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और बता देते हैं, जैसे पंचायत। 9 में क्या है? पंचायत है, पंचायत के बारे में है 9 में। और 9A में क्या है? 9A में है नगर पालिका, नगर पालिका के बारे में है। और 9B में है दोस्तों सहकारी समिति के बारे में है, सहकारी समिति के बारे में 9B में, भाग 9B में। उसके बाद बात करेंगे भाग 15 में क्या है? भाग 15 में है निर्वाचन के बारे में, कि कैसे निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, या जो भी है ना। उसके बाद 15 के बाद बात करेंगे 18 की। 18 में क्या है? तो 18 में क्या है? तो याद रखेंगे आपातकाल के बारे में बताया गया है, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है, आपको याद रखना है। 17 में भाषा के बारे में बताया गया है, आपको ये भी याद रखना है, भाषा के बारे में 17 में बताया गया है। और उसके बाद में बात करेंगे भाग 20 में किसका वर्णन है? तो संविधान संशोधन का वर्णन है। किसका वर्णन है? संशोधन का वर्णन है, संशोधन का वर्णन है, संशोधन का, याद रखेंगे, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इतने भाग आपको अगर याद हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, मिलान करने को भी आएगा तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में आर्टिकल 312 में जो आईएएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, वो अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आता है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे आर्टिकल 315 में क्या है? तो आर्टिकल 315 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है, यूपीएससी का अध्यक्ष कैसे चुना जाना चाहिए, उसका एज लिमिट क्या है, सारा कुछ बताया गया यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में। यानी स्टेट पीएससी यानी हम कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन आर्टिकल 315 में है। आर्टिकल 366 में संचित निधि, संचित निधि के बारे में बताया गया है, प्रश्न आया हुआ संचित निधि, जहां से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। संचित निधि से रुपए निकालने की परमिशन केवल संसद के पास में होती है। और आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है, यानी इससे पैसा जो निकाला जाता है वो राष्ट्रपति निकाल सकता है। आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में? 267 में, आपको याद रखना है, ठीक है।
निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 25 जनवरी 1950 को हुई है, और इसलिए 25 जनवरी को मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते हैं। और आर्टिकल 326 में वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से अगर आप अधिक हो तो आप वोट दे सकते हो, वो आर्टिकल 326 के अनुसार है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, आपको बताया था। और इस डेट को मैंने कहा था कि अंतिम बैठक हुई थी, और इस डेट को भी मैंने कहा था कि आंध्र प्रदेश राज्य बना था, याद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आर्टिकल 343 में बताया गया है। आर्टिकल 343 के खंड 1 में बताया गया है। आर्टिकल 351 में क्या कहा गया है कि हिंदी का विकास करें, हिंदी का विकास करना चाहिए और हिंदी की रक्षा करें, यह आर्टिकल 351 कहलाता है। और आर्टिकल 333 को अगर देखेंगे, ये आपको बता चुके हैं कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन चुनता था, और किसके अंतर्गत, आर्टिकल 333 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति किसके तहत, आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति, जो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया है, ये सारी मैंने आपको बता चुका हूं। ये सारी मैं जहां पर अनुसूची हमने देखी थी, वहां पर मैंने पहला संविधान संशोधन 52वां, 73वां, 74वां, ये सब कुछ बता चुके हैं। नवी कब जोड़ी गई थी, ये टोटल मैंने बता दिया, तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा इसमें पहला, और बाकी ये डाटा मैंने पीछे दे दिया है। उसके बाद में किस संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने कहा था जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषा थी, 15वीं भाषा को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, 15वीं भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, और कोकड़ी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के द्वारा, इसमें तो 15 और 3 18 हो गई। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं, एक है बोडो, एक है डोंगरी, एक है मैथिली, और एक है संथाली, एक है संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो देखो 15वीं भाषा ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का वर्णन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संविधान संशोधन जो हुए हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किए गए हैं। जैसे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, आर्टिकल 48A को जोड़ा गया था, और प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए वो भी इसी के अंतर्गत जोड़े गए थे, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, 1978, और इसके द्वारा से संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको खत्म किया गया था। हमारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और 101वां संविधान संशोधन है, उसमें जीएसटी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, जीएसटी का संविधान संशोधन कौन सा है, तो 101 है, याद रखेंगे। वर्तमान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और 128 बार विधेयक पेश हो चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया था। 24 क्वेश्चनों में मैंने पूरा फिनिश किया है। बहुत इसमें दिमाग वाली बात है, सब प्रश्न मैंने उस प्रकार से लिखा है ताकि सारे प्रश्न उसी में समाहित हो जाए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, और बताना किस सब्जेक्ट पे अगला मैराथन आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हो तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा मैंने डाल रखा है। अगर आप पॉलिटी को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो पूरा पॉलिटी मैंने कराया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल GSY विष्णु सर पर आपको मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।